अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो में जो कि पहले मैंने आपसे वादा किया था कि तुर्की की जानिब से जो एक छक्का मारा गया है उसके ऊपर फर्दर डिटेल में जाकर आपको बताऊंगा कि पहले ड्रोन्स के मामले में, यूएवीज़ के मामले में सुपर पावर समझा जाता है तुर्की को, लेकिन अब एक एलिमेंट था, एक वो फैक्टर था जो लैग कर रहा था, या ऐसे कह लिए एक गैप था जिसको तुर्की ने बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी जल्दी फिल किया है। अब आप देखें कि ड्रोन्स बना लिए गए, पूरी दुनिया में ड्रोन्स बन रहे हैं, अमेरिका के टॉप किस्म के ड्रोन्स हैं, इजराइल इसमें अपना जो है वो एक मलिका रखता है, इजराइल की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की जो है इन तमाम तर ममालिक से बहुत आगे है। और ये तमाम ममालिक जो हैं ये इसको एक कह रहे हैं कि कंट्रोल्ड वे में, एक लिमिटेड वे में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक फुल ग्रोन जंग में, एक वॉर में, बैटल फील्ड में अगर इस्तेमाल किया है इन ड्रोन्स का, तो वो तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। जबकि जब आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग हुई और इसमें तुर्की के जो TB2 जो ड्रोन्स हैं उन्होंने अपना दिखाया कि वो किस तरह के कैपेबल हैं। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये, दूसरा ये है कि सरफेस के ऊपर भी कोई ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो बना ली गई हैं जिसमें इंसान नहीं बैठा होता, बल्कि रिसेंट एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि रशिया की जानिब से पूरी दुनिया का तारीख का पहला ऐसा टैंक बना लिया गया है जिसमें बंदे नहीं होंगे, उसको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। तो इसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन एक जो फैक्टर था, जो एक एरिया था जिसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा था, वो था कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर भी कुछ ऐसा कोई चीज़ तैयार की जाए जो कि जिसमें इंसान ना बैठे और उसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू जो है आप उसको यूज़ करें, कंट्रोल करें, अपने मिशन जो है उनको अंजाम दें। तो बहरहाल तुर्की ने ये पहला स्टेप जो है ये आइस ब्रेक की है और पहला स्टेप लिया है, और यूलाक के नाम से, ULAQ इसके नाम से एक बोट तैयार की है, और इसको ऐसे कह लें कि UAV नाम दिया जाता है, जो कि अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं या दीगर जो व्हीकल्स होते हैं, लेकिन जो सरफेस के ऊपर लाइक के पानी के ऊपर चलने वाले जो इस तरह की जो व्हीकल हैं या इस तरह के जो आलात हैं उनको USV का नाम दिया जाता है। तो USV तैयार किया है, यूलाक इसको नाम दिया गया है। तुर्की की एरियाज़ ARIEAS एरियाज शिपयार्ड डेवलपमेंट एंड मेडिकेशन डिफेंस जो है इसकी जानिब से ये तैयार किया गया है। अब ये कितना कमाल की चीज़ है ये आपको मैं बताता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि तुर्की किस जगह पर खड़ा है। और उसके बाद ख़ास तौर पर बात करेंगे तुर्की का जो मून मिशन है जो कि उसने ऐलान किया है रजब तैयब एर्दोगान ने, और इसमें पाकिस्तान किस तरह पार्टिसिपेट करेगा उसका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा। ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो ये जो ये USV तैयार की गई है, ये एक तो एंटी मिज़ाइल जो है, एंटी टैंक मिज़ाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। मतलब कि पहले आप ज़मीन सरफेस टू सरफेस आप कर सकते थे, लेकिन यह है कि अब आप एक छोटी सी ये शिपयार्ड है, छोटी सी एक बोट है, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं और ऐसी जगहों पर मूव कर सकते हैं जहां पर बड़े बड़े यार्ड जो हैं, बड़े बड़े जो शिप्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, और वहां पर डिटेक्शन का जो है एलिमेंट आ जाता है। तो ये बिना डिटेक्ट हुए आप छोटी छोटी जगहों पर इसको ले जा सकते हैं और वहां पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी मिज़ाइल है, एंटी पर्सनल है, और इसके 2021 का ये क्वार्टर ईयर जो चल रहा है इसके आखिर तक इसका मतलब कि पहला क्वार्टर ईयर जो है उसके आखिर तक जो है इसका जो है बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से इसके ऊपर ऐलान किया गया है, इसका बाकायदा तौर पर इसकी इनॉग्रेशन हुई, और आप इसके मैं पिक्चर्स इसकी लगा दूंगा, आप इसकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी एक कमाल की चीज़ है, और आने वाले वक्त में इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो तुर्की इसके ऊपर करने जा रहा है। अब आ जाते हैं जो मून मिशन का ऐलान किया गया है उसका मैं तकरीबन 10 के करीब टारगेट सेट किए हैं तुर्की ने रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से 2023 तक। तुर्की की जब आप बात करेंगे 2023 के इर्द गिर्द ही तमाम तर चीज़ें आपको घूमती हुई नजर आएंगी। तो 2023 तक के लिए ये टारगेट सेट किया है। 2023 में ये जो फाइनल लैंडिंग है चांद के ऊपर वो करने का प्लान रखता है तुर्की। तो इसमें जो 10 के करीब टारगेट सेट किए हैं वो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि ये आखिर में उसमें टारगेट्स है क्या, और पाकिस्तान आखिर में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान इसमें किस तरह इन्वॉल्व होगा या पाकिस्तान इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। चांद पर लैंडिंग पहला टारगेट है कि
एक प्रॉपर वे में पूरा सिस्टम बना कर चांद के ऊपर लैंडिंग करनी है। और ये ऐसे कह लें कि एशिया में पहला मुल्क होगा जो कि चांद पर लैंडिंग करेगा अगर 2022 तक अब भारत की जानिब से इसके ऊपर सक्सेसफुल ऑपरेशन ना किया गया, क्योंकि इससे पहले 2 अटैम्प्ट्स कर चुका है भारत और दोनों में वो नाकाम हुआ है। इसके अलावा दूसरा टारगेट ये है कि न्यू जनरेशन सैटेलाइट डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा और ये उसी चीज़ का हिस्सा है। और दुनिया का मुकाबला, यानी कि दुनिया जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, ये ऐसे कह लें कि लीड कर रहे हैं स्पेस के अंदर। और इवन के अमेरिका की जानिब से तो स्पेस फोर्स बनाने का भी ट्रंप ने ऐलान कर दिया था। तो ये कह लें कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए न्यू जनरेशन सैटेलाइट की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम किया जाएगा। और इसके अलावा रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब कि आप देखें कि पूरी दुनिया में अगर जीपीएस की बात करें या दीगर बात करें तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। हाँ, अभी जाकर चाइना ने इसके ऊपर अपने जो है वो सिस्टम बनाए हैं, तो उसी तरह के एक सिस्टम जो है वो, और टाइमिंग सिस्टम भी इसमें तुर्की जो है वो अपना सिस्टम जो है इसमें वो लाना चाहता है। और ऐसे कह लें कि जो तुर्की का मेन एजेंडा है वो ये है कि डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म करनी है दीगर जो वेस्टर्न ममालिक हैं, और मुस्लिम ममालिक की अपनी जो है वो वेपनरी होनी चाहिए, अपनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके अलावा स्पेस पोर्ट का क़याम जो है वो भी एक कह लें कि चौथा टारगेट जो है वो स्पेस पोर्ट का क़याम है। मतलब ये कि आप ऐसा एक पोर्ट, मतलब कि बंदरगाह ये होती है कि वहाँ पर आकर बहरी जहाज़ आकर लैंड करते हैं, लंगर अंदाज होते हैं और उसके बाद सारा कुछ मामलात होते हैं। तो इसी तरह स्पेस का जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई भी, कल को पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, पाकिस्तान अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू करता है तो तुर्की से इसका फ़ायदा उठाएगा, वहाँ पर जाकर लैंडिंग करवा सकता है। पाकिस्तान को ज़्यादा कुछ बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी ले कि वहाँ पर अपना जो है वो वहाँ पर जाकर लैंड करे। आगे से पोर्ट जो है वो तुर्की जो है इसके ऊपर काम करेगा और पूरा काम जो है वो 2023 तक हो जाएगा। इसके अलावा स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको फॉलो अप और ऑब्जर्वेशन का जो है वो सिस्टम जो है वो, मतलब कि पता लगे कि स्पेस में क्या हो रहा है, दीगर दुश्मन ममालिक या एलाइज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और इसके ऊपर मज़ीद जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो रखी जाएगी। तमाम तर काम जो है इसके ऊपर ये भी एक टारगेट सेट किया है तुर्की ने, और ये तमाम तर टारगेट जो है 2023 तक इनका क़याम जो है, मतलब कि इनको अचीव करना है 2023 तक। इसमें एस्ट्रोनोलॉजिकल मतलब कि जो इसके अंदर डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन जो है वो की जाए। मुश्किल नाम था जो कि लेने में मुश्किल आ रही थी। और अच्छा, छठा जो है टारगेट वो ये है कि स्पेस वेदर जो है, स्पेस वेदर की जो है उसको ट्रैकिंग किया जाएगा। उससे अंदाज़ा होगा कि तुर्की का आपस में, मतलब कि तुर्की का और दीगर जो इलाके हैं इर्द गिर्द, उनका जो है वो उसको ट्रैक कर सकेगा, स्पेस के बारे, वेदर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। इसके अलावा स्पेस इंडस्ट्री जो है उसको इकोनॉमी सिस्टम बनाया जाए, मतलब कि इकोनॉमी के साथ रिलेट किया जाए और दीगर ममालिक को शामिल किया जाए। यहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक आ सकते हैं। आखिर में जाकर मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान इसमें कैसे आ सकता है। अगरचे तुर्की ने इसके बारे में कोई बाकायदा प्लान नहीं, इसका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि रीज़न क्या है कि पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं इस स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का क़याम, ये 8वां एक टारगेट है। ह्यूमन रिसोर्सेज इम्प्रूवमेंट ये है इसका, ये 9वां टारगेट है जो कि इसमें वो करेंगे। और इसके अलावा ये है कि तुर्की शहरी जो है वहाँ पर इसमें हिस्सा लेंगे और वहाँ पर तुर्की शहरी जो है चांद पर लैंड करेंगे। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि किस तरह से पाकिस्तान और दीगर ममालिक इससे फ़ायदा उठाएंगे। बातचीत हो रही है, उसका सबूत ये है, प्रूफ ये है कि जो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी जब थे, उनकी जानिब से इसके ऊपर बहुत बड़ा इनिशिएटिव का ऐलान किया और रिसर्च के ऊपर, बातचीत के ऊपर 2023 तकरीबन 2 से 3 साल तक का टारगेट सेट किया था कि इसमें हम बहुत ज़्यादा पेशरफ्त करेंगे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि तुर्की भी इसके ऊपर काम कर रहा है, तुर्की की मदद से इसके ऊपर हम काम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा, आप 2023 तक के जितने भी उनके टारगेट्स हैं तुर्की के उठाकर देख लें, उनका सबसे मेन एम जो वो है कि वो अपनी सेल्फ रिलायंस जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं हर फील्ड में। तो मेन जो स्लोगन है रजब तैयब एर्दोगान का वो ये है कि वेस्ट के ऊपर इन्हिसार को कम से कम किया जाए। जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ था, उसके पाकिस्तान को रोका गया, तो उसमें भी यही रखा गया था मुद्दा कि हम अपनी प्रोडक्शन जो है असलहे की वो खुद करें। तो इसमें भी
तुर्की की मेन प्रायोरिटी ये होगी कि जब ये तमाम तर प्रोग्राम शुरू किया जाए तो इसमें जो दीगर हमसाया ममालिक हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक हैं उनको शामिल किया जाए। और पाकिस्तान, जब हमसाया ममालिक या मुस्लिम ममालिक की बात आती है तो सबसे पहले आज़रबाईजान और उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है। तो पाकिस्तान भी स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा आने वाले वक्त में। और भारत जो बड़ी जो है शेखियाँ भिगा रहा था, तो भारत को भी इसका एक तरह से मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। तो ये डेवलपमेंट्स हैं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि तुर्की कितनी तेज़ी के साथ जो है वो सुपर पावर के स्टेटस के ऊपर जाएगा। और आने वाले वक्त में ड्रोन्स का दौर है और ये कह लें कि समंदर के ऊपर जो कह लें कि राज करने का जो है वो दौर है। और इसके जो जितना टेक्नोलॉजी में एडवांस होगा वही इस चीज़ के ऊपर, इन दोनों जगहों के ऊपर, इवन के स्पेस के अंदर भी वो अपनी जो है हुकूमत, अपने हक के हुक्मरानी रखता होगा। तो तुर्की इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है और पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा है और पाकिस्तान तुर्की के साथ जो इनका आपस में पोटेंशियल है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल ये डेवलपमेंट्स है जिसके बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।